आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोपहर का समय था। मैं और मेरा 10 साल का बेटा एक ज़मीन का मुआयना करने गए थे। ज़मीन का दलाल हमें ज़मीन का रेट और एरिया बता रहा था। ठीक उस इलाके के सामने एक बहुत अच्छी कॉलोनी बसी थी। उस कॉलोनी और जहां हम खड़े थे उसके बीच एक नाली थी। हम एक ज़मीन को देख ही रहे थे, तभी हमारा ध्यान उस कॉलोनी के सड़क पर 2 कारों के टक्कर पर गया। एक कार दूसरी कार को पूरी तरह से ठोककर नाली पार कर इधर आ गए थे। तभी दलाल ने चिल्लाया, अरे देखो साहब, कार बिना ड्राइवर के चल रही है। तभी कार मुड़ी और नाली पार कर तेजी से एक मकान के सामने खड़ी काले रंग के पोल से जा टकराई और धड़ाम के आवाज के साथ बंद हो गई। कॉलोनी के सभी लोग बाहर आ गए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, जैसे सब जानते हो कि माजरा क्या है। कुछ लोग कार के पास आकर उसका जायजा लेने लगे। थोड़ी देर में कॉलोनी के लोग कहने लगे, आज फिर। मैं कुछ जानने के लिए उत्सुकता से उधर बढ़ा। तब तक दलाल और मेरा बेटा भी आ गए। सब चुप, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कार के दरवाजे को खोल कर देखे कि आखिर माजरा क्या है। मैं लगभग दौड़ते हुए कार के गेट के पास पहुंचा और गेट खोलने की कोशिश करने लगा। दोनों कारों के भीतर कोई नहीं था। तब मेरी जान में जान आई कि कोई हताहत नहीं हुआ, पर दोनों कारें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उस कॉलोनी के सड़क के आखिरी छोर पर एक और नाली से 3 फीट पहले एक आधा बना मकान था। एक कमरे की छत भी पड़ चुकी थी, बाकी कमरे की दीवारें तैयार थी। उस मकान की तरफ छत पर सबका ध्यान था। मैं भी उधर देखने लगा और पास में खड़े एक आदमी से पूछा कि बात क्या है। तो वो बोला, अरे उधर देखो, सब पता चल जाएगा। मैं भी देखने लगा तो उस आधे बने मकान के छत पर बवंडर बार बार बनता और फिर छत से नीचे गिर जाता। मैं हैरान था कि ये दिन दहाड़े हो क्या रहा है। तभी उस आदमी ने बताया कि अक्सर ऐसा होता है, ये कॉलोनी भूतिया हो चुकी है। तभी थोड़ी दूरी पर खड़े एक 23-24 साल के लड़के पर कोई हमला कर दिया। वो जैसे एक थप्पड़ में जमी दोज हो गया। अब आगे कुछ और होता कि मैं अपने बेटे को लेकर नाली पार करने वाला था। जैसे ही नाली के पास पहुंचे, मुझे लगा कि कोई मेरे बेटे को जबरदस्ती खींच रहा है। मैं अपनी पकड़ मजबूत करता, तब तक मेरा बेटा उस छत पर था। मैं तुरंत बदहवास सा उधर लपका। तब तक वो शक्ति मेरे बेटे को हवा में उछाल चुकी थी। वो छत पर धड़ाम से गिरा। मैं तब तक समझ चुका था कि वो कोई बुरी आत्मा थी जो लोगों को परेशान करती है। मैं छत पर था, तभी ऐसा लगा कि कोई मुझ पर हावी होना चाह रहा है। मेरा सर घूमने लगा, शरीर बेकाबू होने को था। तभी मन ही मन में मैंने हनुमान जी को याद किया और राम राम जपने लगा। वो ताकत मुझसे दूर चली गई और मैं अपने बेटे को लेकर छत से नीचे आ चुका था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। खैर, नाली पार करने के बाद हम तुरंत बाइक पर बैठे और वहां से निकलकर मेन रास्ते पर आ गए। पास ही हमारे जाने पहचाने डॉक्टर की क्लिनिक थी। बेटे को काफ़ी चोट आई थी, बस किसी तरह खुद को संभाला था, पर मन अभी भी वहीं था। डॉक्टर दोस्त ने पूछा कि आखिर क्या हुआ, ऐसे कैसे गिर गए। बेटा बताने लगा। डॉक्टर सुनता रह गया। मलहम पट्टी के बाद कुछ नाराज़गी से कहा कि मौका मिले तो फिर चले आना। मैं तुरंत वहाँ से निकल गया।
घर पर भी सवाल जवाब होने लगे। मैं लगभग हैरान सा और कुछ परेशान सा भी था कि आखिर मुझे क्यों छोड़ दिया। बहरहाल बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद रवि, मेरा बेटा, मुझसे बोला, पापा मुझे वो बुलाता है। तो इस पर मैंने कहा, कौन बुलाता है बेटा? वो पंडित जो उस दिन मुझे हवा में उछाल दिया था, वो। तो इस पर मैंने पूछा, आपको कैसे मालूम कि वो पंडित था? तो इस पर रवि बोला, पापा मैंने उसे देखा है, वो आदमी जनेऊ और चोटी रखता है, अब रोज सपने में आता है, मगर मैं उससे डरता नहीं, हम भी तो पंडित हैं ना पापा। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगले दिन मैं अपने डॉक्टर दोस्त के पास गया, उन्हें सारी बात बताई। तो इस पर वो बोले, तुम फंस गए हो, वो ब्राह्मण है, यानी कि तुम्हारी बिरादरी का मरा हुआ कोई पंडित जो अब तुम्हारे बेटे से ताल्लुक़ रखना चाहता है। कुछ करो कि रवि की जान छूटे। तो इस पर मैंने कहा, पर वो रवि को क्यों परेशान कर रहा है, मुझे क्यों नहीं परेशान कर रहा? तो इस पर डॉक्टर ने कहा, भाई साहब तुम तो खुद ब्राह्मण हो, तुम्हें कैसे परेशान करेगा। घर आकर मैंने तय किया कि वहां मुझे रवि के खातिर जाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। अगले दिन मैं हनुमान मंदिर के पुजारी जी से बात करी और उनसे रवि को देखने के लिए कहा। पुजारी जी हनुमान जी के पैर का सिंदूर और एक माली धागा रवि को बांध दिए, जिसे उसे माथे पर लगाना था और वो मौली उसे दाहिने हाथ में बांधना था। इसके बाद रवि को कोई समस्या नहीं आई। मैं मकान की तलाश में था जहां कोई अपना आशियाना बना सकूं। तभी डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि शाम को मिलो। तय समय के मुताबिक मैं उनके क्लिनिक पर पहुंचा। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा कि आखिर क्या हुआ, कैसे याद किया। तो इस पर वो बोले, सरोजनी नगर के लोग अपना मकान बेच रहे हैं। तो इस पर मैंने पूछा, क्या हुआ? वो ऐसे मकान, मतलब वो जगह तो अच्छा है, तो इस तरह से मकान बेच रहे हैं, वो भी इतने कम दामों में। तो इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, वो मकान में कोई दिक्कत है, मतलब समझ रहे हो। मुझे पूरा मामला समझ में आ गया था, मगर मैंने ये तय कर लिया था कि वो मकान किसी भी कीमत पर नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं एक बार पहले ही झेल चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शाम घिरने लगी थी, दिसंबर का महीना, और ऊपर से हल्की बौछारें भी पड़ रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और नीला उस सुनसान रास्ते पर बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। सड़क पर धुंध की वजह से ज्यादा दूर तक देखना मुमकिन नहीं था। बाईं ओर के मोड़ को पार करके वो सीधी सड़क पर पहुंच गई थी। अभी भी यहां से उसका ठिकाना लगभग 40 किलोमीटर दूर था। एयर कंडीशनर गाड़ी में हीटर चल रहा था, सो बाहर की ठंड का थोड़ा भी एहसास अंदर हो नहीं रहा था। नीला सड़क पर नजरें दौड़ाए चली जा रहे थे। अचानक उसे लगा कि थोड़ी दूरी पर एक घने पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। वो चौंकी कि इस सुनसान जगह पर ऐसे मौसम में कौन हो सकता है। खैर, गाड़ी पेड़ के नजदीक पहुंची तो उसने देखा एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसने सलीके से एक सामान्य सी सूती की साड़ी पहन रखे थे और सर पर पल्लू भी ले रखा था। उसने हाथ से रुकने का इशारा किया। नीला ने एक पल के लिए सोचा, फिर तय किया कि एक आम सी औरत ही तो है, शायद किसी मुसीबत में हो, देखते हैं कि आखिर बोल क्या रही है। वैसे भी नीला एक निडर किस्म की औरत थी।
उसने गाड़ी रोकी। महिला खिड़की के पास आकर झुकी तो उसने शीशा नीचे करके उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, आपने मुझे रोका क्यों? तो इस पर वो औरत थोड़ा सा भारी आवाज में बोली, मैं बड़ी ही मुसीबत में पड़ गई हूँ। पास ही में मेरा घर है और मेरे इकलौते बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हमारी गाड़ी पिछले 2 दिनों से बिगड़ी पड़ी है और बेटे को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगी? नीला को वो औरत सच बोलती लगी। उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठ जाइए और मुझे ले चलिए अपने घर। महिला पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। नीला ने महसूस किया कि अचानक ही गाड़ी में एक सड़न सी भर गई, जैसे कि एक बहुत ही अजीब बदबू। नीला कुछ चौंकी, फिर सोचा शायद बाहर कोई जानवर मरकर सड़ गया होगा। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने से बदबू अंदर भर गई है और ब्लोअर चलने से गाड़ी में फैल गई। उसने गाड़ी उस औरत के बताए रास्ते पर बढ़ा दी। थोड़ी दूर पर एक पुराने बंगले टाइप के मकान के आगे उस औरत ने गाड़ी रुकवाई और उसी तरह घरघराती सी आवाज में बोली, आप ठहरो, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में वो अपने साथ कंबल में लिपटे एक बहुत ही छोटे शरीर के बच्चे को सहारा देकर आई। युवक बिल्कुल ही बेजान सा लग रहा था। किसी तरह से वो सीट पर बैठा और फिर औरत ने उसके बाजू में बैठकर दरवाज़ा लगा लिया। दरवाज़ा खुलने से बाहर की ठंडी हवाओं के चलते गाड़ी का तापमान अचानक काफ़ी कम सा हो गया था। नीला को भी ठंड का एहसास हो रहा था। उसने गाड़ी रिवर्स की और मेन रास्ते की ओर बढ़ा दी। नीला गाड़ी चला रहे थे मगर गाड़ी के अंदर की बदबू उसे परेशान करने लगी थी। वो सोच रहे थे कि ये बदबू आखिर कम क्यों नहीं हो रही। चलते हुए वो शहर के नज़दीक पहुंचने लगी। अचानक पीछे बैठी औरत ने घरघराती सी बलगमी आवाज में गाड़ी रोकने को कहा। नीला ने पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वो बोली, हमें यहीं उतार दो। नीला चौंकी क्योंकि उस जगह पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जहां वो लोग जा सकते थे। तो उसने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आपको बेटे को अस्पताल लेकर जाना था ना, वो तो बीमार है। तो इस पर वो औरत बोली, नहीं, यहाँ एक अच्छे वैद्य रहते हैं, हमें उनके पास जाना है, सो हमें यहीं उतार दो। नीला ने गाड़ी रोकी और वो औरत दरवाज़ा खोलकर उतर गई। फिर उसने सहारा देकर अपने बेटे को भी उतारा और बिना पीछे देखे चल दी। रास्ते में गहरी धुंध थी और रात उतरने लगी थी, सो नीला को ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दिया। उसने कंधे उचकते हुए अपने आप से ही कहा, मुझे क्या, ये माँ बेटे जहाँ मर्जी जाएं, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि अपने एडवेंचरस स्वभाव के चलते उसने उस जगह के भूगोल को जहन में बिठा लिया था और ध्यान से बाहर देखा तो एक खंडर सा मकान और एक बड़ा सा बरगद का पेड़ उसे दिखा। साथ ही सड़क पर किलोमीटर स्टोन भी पास ही लगा था, सो उसे दोबारा आने की जगह पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। वो चल पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से गाड़ी के अंदर की बदबू अब खत्म हो गई थी। नीला ने सोचा पहले उनके बैठने से बाहर की बदबू बंद गाड़ी में फंस गई होगी, जो दोबारा उनके उतरते वक्त दरवाज़ा खुलने पर बाहर निकल गई। नीला घर पहुंची और सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। गुनगुने पानी से नहाकर उसे बड़ी ताजगी महसूस हुई। उसने साथ लाया खाना माइक्रोवेव में गर्म किया और खाकर लेट गई। टीवी देखते हुए ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को नींद में उसे एहसास हुआ कमरे में कुछ हलचल हो रही है।
लाइट जलाकर सोने से उसे नींद नहीं आती थी, इसलिए कमरे में अंधेरा था, मगर उसे कुछ खटपट सी महसूस हो रहे थे। साथ ही कमरे में फिर वैसे ही सड़े मांस की बदबू भर गए थे। नीला की आंखें खुल गई। वो कमरे का मुआयना करने लगी। उसे लगा कि हलचल अलमारी के पास से ही हो रही है, जहां उसके कपड़ों के अलावा सिर्फ उसका पर्स भी रखा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो जैसे बिस्तर पर से चिपक ही गई थी। वो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहे थे, बस आंखों की हरकतें जारी थी। उसने लेटे लेटे ही देखा कि अलमारी के पास कोई उसके पर्स को टटोल रहा है। अचानक पर्स नीचे गिर पड़ा और सारी हलचल खत्म हो गई। नीला भी खुद को आजाद सी महसूस करने लगी। उसने उठकर लाइट जलाई तो देखा उसका पर्स अलमारी से नीचे पड़ा है और उसमें रखी भगवान जी की तस्वीर बाहर की ओर निकली हुई है। कमरे में कोई भी बदबू नहीं थी। उसने पर्स उठाकर चेक किया, सब कुछ ठीक था। बस एक अनजान सा पैकेट उसमें बाहर चिपका था, जो उसका नहीं था, और वो पिछले हिस्से में बाहर की ओर अलग से ही चिपका हुआ था। ऐसा लगता था कि किसी ने पर्स के नीचे उसे रखा था और फिर उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ लगाकर और वो पर्स के साथ चिपक गया था। उसने पैकेट पर्स से अलग किया, घड़ी देखी, सुबह के 4 बज चुके थे। उसने चाय बनाई और इत्मीनान से पी, फिर टीवी लगाया और फिर देखने लगी। उसे लगा कि शायद ये पैकेट उन्हीं माँ बेटे का होगा, जो गलती से उसके पर्स के साथ चिपक कर उसके साथ आ गया होगा। मौसम अच्छा था तो उसने सोचा क्यों ना ये पैकेट उन तक पहुंचा दिया जाए। उसने चेंज किया और गाड़ी निकाली। पैकेट साथ लेकर वो चल पड़ी उस ओर जहां से कल उसने माँ बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाया था। रास्ता लगभग साफ और खाली ही था। जगह भी थोड़ी दूर थी। शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर रही होगी। वो लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच गई। उसने वो मोड़ पहचाना और वो सड़क भी, जहां से मुड़कर उस औरत ने गाड़ी में बेटे को बिठाया था, और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। मुड़कर थोड़ा चलते ही उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क पर आता दिखाई दिया, जिसने गाड़ी उस ओर आते देखकर हाथ देखकर गाड़ी रोकी। नीला ने गाड़ी उसके पास रोक दी और खिड़की से सिर निकालकर पूछा, क्या बात है? उस बूढ़े ने उल्टा उससे ही पूछा, आप इधर कहाँ जा रही हैं? तो इस पर नीला बोली, थोड़ा आगे वो जो पुरानी सी हवेली दिख रही है उसमें। बूढ़ा पूरी तरह से चौंक गया। उसने एक बार नीला को गहरी नज़र से देखा और फिर बोला, आप उस जगह को कैसे जानती हैं? नीला ने रात की सारी कहानी बताई। सुनकर बूढ़े ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या आप एक लाल रंग का पैकेट उन्हें वापस करने जा रही हैं? वो अब चौंकने की बारी नीला की थी। उसने हड़बड़ा कर पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा एक लंबी सांस लेकर बोला, बेटी मैं सब जानता हूँ, क्योंकि वो हवेली ही मेरी है। दरअसल आज से बहुत साल पहले वो माँ बेटा इस घर में रहने आए थे। उसके बेटे की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, मगर एक रात उसका बेटा इसी घर में मारा गया। कहते हैं कि वो मदद मांगने के लिए रास्ते पर गए थे डॉक्टर को लाने के लिए, मगर किसी ने उसकी मदद ही नहीं की और फिर उसका बेटा इसी तरह से मारा गया। लिफाफा खोलो, देखो उसमें कुछ लिखा हुआ होगा। नीला ने लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, शुक्रिया मदद करने के लिए। अगर उस दिन भी इस तरह से किसी ने मेरी मदद कर दी होती तो शायद मेरा बेटा और मैं जिंदा होते हैं। तभी नीला ने पूछा, तो क्या वो दोनों मर गए? तो इस पर उस बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा,
उसके बेटे के मरने के बाद उस औरत ने भी खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि तब से उनकी आत्माएं भटकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।